नमस्कार, जोहार प्यारे बच्चों। आज एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ। और यह जो वीडियो रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम मुख्य रूप से 12th क्लास के बच्चे जो आर्ट्स में इतिहास रखे हुए हैं उनके लिए यह वीडियो लाभकारी होने वाला है, उनके लिए बनाया गया है। तो वो मुख्य रूप से इस वीडियो को देखेंगे और सुनने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। तो उस परीक्षा की तैयारी आप ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। उस ज़ोर शोर में हमारी ये थोड़ी सी प्रयास है कि मैं उसे और भी बढ़ा सकूं। तो देखिएगा, आज जिस चीज़ को मैं उपस्थित हुआ हूँ लेकर के वो क्या है। अंत तक बने रहिएगा वीडियो में और देखने का प्रयास कीजिएगा कि ये आखिर है क्या। तो चलिए, बिना लेट किए, बिना देर किए इसको समझने का बिना देर किए लेट किए चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा बच्चों, ये जो आज मैं PDF आप लोगों के बीच लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, इस PDF के माध्यम से आप देख रहे होंगे ये कक्षा 12th विषय इतिहास। टोटल जो आपके पूर्णांक हैं जो एग्ज़ाम में होने वाले हैं वो 80 मार्क के होने वाले हैं और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो इस खंड में जो हम लेकर के उपस्थित हुए हैं वो मुख्य रूप से आपके ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन हैं। ये 30 क्वेश्चन आपको बहुत आगे ले जाएंगे अगर आप इसमें से जितना अच्छा सही करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट बनेगा। क्योंकि इस प्रश्न की संभावना यही है कि आप इसको सिर्फ टिक आउट करके सही उत्तर दे करके और जितने नंबर इस क्वेश्चन के होते हैं उतने आप उठा सकते हैं। चलिए, तो बिना देर किए देखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो बने रहिएगा लास्ट तक और हर एक क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। यदि इस वीडियो मात्र से आपका 5 या 4 या 8 या कुछ भी क्वेश्चन मिल जाता है तो वो आपके लिए सॉलिड नंबर आपको दे करके जाएंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न जो है वो है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो इसके लिए आपके सामने ऑप्शन रहेगा, ये अलेक्जेंडर कनिंघम, बी दयाराम साहनी, सी राखलदास बनर्जी और डी SR राव। तो बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या राइट आंसर हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन अलेक्जेंडर कनिंघम। तो कितना आसान है, आपने देखा बच्चों। यदि इस प्रकार से आप टिक आउट किए तो आपका नंबर, कोई भी टीचर हो, यदि आपने सही टिक किया है तो कोई भी उससे आपको नंबर काट ही नहीं सकते हैं। वो एक के एक नंबर आपके पूरे दिए जाएंगे, पूरे के पूरे दिए जाएंगे। ना हर्षई, ना दीर्घई, ना हर्षऊ, ना दीर्घयु, किसी प्रकार से किसी तरह का कटौती नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सबों के बीच है, देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि बौद्ध और जैन ग्रंथ में कितने महाजनपद का उल्लेख है। क्या पूछा जा रहा है कि बौद्ध और जैन ग्रंथ में कितने महाजनपद का उल्लेख है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। तो हमने मुख्य रूप से कितने महाजनपदों को पढ़ा है, आप याद कीजिए, आपको याद होगा हमने 16 महाजनपदों को पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, इधर इंग्लिश में है तो मैं इंग्लिश का सिर्फ आप लोगों को बड़ा दिखाई पड़े इसलिए मैंने सिर्फ हिंदी को चूज़ किया है, क्योंकि आप में से अधिकतर बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के होंगे, तो आपके लिए यह मुख्य रूप से बनाया जा रहा है वीडियो। तो देखिएगा,
पूछा जा रहा है तीसरा क्वेश्चन कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। ऑप्शन आपके सामने दिया जा रहा है अशोक, ऑप्शन बी रुद्रदामन, ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका देखिएगा, सुदर्शन झील के विषय में विस्तार से कक्षा में हमने चर्चा किया है। सुदर्शन से झील से जुड़े हुए अलग अलग समय पर अलग अलग शासकों ने इसमें कार्य करवाया है, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर स्कंदगुप्त तक। तो यहाँ जो पूछा जा रहा है कि इसकी मरम्मत किसने करवाई, अपने खर्चे से, अपने स्वयं से, किसी प्रकार का कोई टैक्स वैक्स नहीं लिया गया था ग्रामीण लोगों से या आम जनता से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रुद्रदामन। क्या हो जाएगा, रुद्रदामन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। हमें पता है, इस क्वेश्चन का भी जवाब आप अच्छे से दे पाएंगे। ऑप्शन आपके सामने ये 5, उसके बाद है बी 4, सी 3 और डी 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 वो कौन कौन थे, तो आप जानते होंगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रमों की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था। चलिए मैं बताता हूँ बच्चों, देखिएगा, गौतम बुद्ध और आपके महावीर, इन दोनों धर्म के आपको बहुत ज़्यादा ध्यान दे करके पढ़ना है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को। और इन दोनों को, मतलब मुख्य रूप से गौतम बुद्ध को और इसके अलावे जो हमने जैन धर्म के महावीर की चर्चा की, उनके विषय में आपको विस्तार से पढ़ लेना है। इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आने हैं, आएंगे ही, ये एकदम तय मानिए। अब कौन सा क्वेश्चन रहेगा ये नहीं कहा जा सकता, मगर हाँ, ये एक क्वेश्चन है जिसे आपको जानना चाहिए कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था। देखिएगा, आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी लुम्बिनी और ऑप्शन डी गया। तो आप जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की। ऑप्शन ए आपके सामने है किताबुल हिंद, ऑप्शन बी है रिहला, ऑप्शन सी है आईने अकबरी, ऑप्शन डी है अकबरनामा। ध्यान से देखिएगा, तो इब्न बतूता की जो पुस्तक थी उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिहला। क्या नाम है, रिहला, आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पद्मावत किसकी रचना है। तो आपके सामने ऑप्शन है कबीर, ये बी में तुलसीदास, सी में अमीर खुसरो और डी में मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मलिक मोहम्मद जायसी, डी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखने का प्रयास करते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन 7 पूरे किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 8, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। क्वेश्चन 8 पूछ रहा है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। तो तालीकोटा का युद्ध आप सभी जानते होंगे, जो जुड़ा हुआ है वो विजयनगर और बहमनी से जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जो तालीकोटा युद्ध का वर्णन आपका चैप्टर में दिया गया है, इसका ऑप्शन ये है आपके सामने कि ये 1526, बी 1556, सी 1565 और डी 1575। तो तालीकोटा का लड़ाई जो हुआ था वो किस समय हुआ था, 1565 में हुआ था। कब हुआ था, 1565 में हुआ था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर का किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा। देखिएगा, उसी से संबंधित है। आप इससे ये निचोड़ निकाल सकते हैं कि विजयनगर बहमनी साम्राज्य का जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके रहेंगे ही रहेंगे।
तो इस चैप्टर को भी आपको तैयार करने की ज़रूरत है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है कि विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता था। देखिएगा, ऑप्शन जो दिया गया आपके सामने, कालीकट से, चोलों से, पांड्यों से, बहमनी से। तो मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं कि विजयनगर का जो संघर्ष चला है वो किसके लिए चला है, किसके साथ चला है, बहमनी से चला है। किस लिए चला है, तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए, क्योंकि वो बहुत उपजाऊ प्रदेश था, उपजाऊ इलाका था, इसलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमेशा इसके साथ संघर्ष दोनों के बीच में होते रहा है। कभी बहमनी के शासक तो कभी विजयनगर के शासकों ने अपना आधिपत्य इस क्षेत्र पर किया है। जो जिस समय शक्तिशाली रहा उसने अपना राज्य कायम किया है। इस इलाके में अच्छी पैदावार होती थी, उपज होती थी, तो आय अच्छा होता था, जिस कारण से इस प्रदेश को सभी हथियाने के लिए हमेशा ललायित रहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी। तो ऐतिहासिक स्रोत मतलब क्या, जो इतिहास को बताता है। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहले ये ऐतिहासिक ग्रंथ, ऑप्शन बी सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, ऑप्शन सी उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक, मतलब समझ रहे हैं कि उस काल में बनी हुई इमारत और स्मारक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो गौर कीजिएगा बच्चों, जहाँ इनमें से सभी आएंगे उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी आंख बंद करके यह काम नहीं कीजिएगा कि इनमें से सभी आ गया तो ये हमेशा सही ही होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्नों को आप गौर से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा एग्जाम हॉल में, तभी इस क्वेश्चन को आप पूर्णतः सही कर सकते हैं। तो देखिएगा, ऐतिहासिक स्रोत की जानकारी ये सभी स्रोत शामिल थे। इतिहास की जो जानकारी देते हैं ये सभी देते हैं, चाहे वो ऐतिहासिक ग्रंथ हो और सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज हों या उस काल में बनी इमारत एवं स्मारक हो, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया। ऑप्शन ये है आपका 1562, ऑप्शन बी है 1563, ऑप्शन सी है 1564, ऑप्शन डी है 1565। तो ध्यान दीजिएगा, अकबर ने तीर्थयात्रा कर को समाप्त कब किया था, 1563 में। कब समाप्त किया, 1563 में। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे आपको अकबर के भी इस चैप्टर को विस्तार से पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 12 में पूछा जा रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। ध्यान दीजिएगा, संथाल विद्रोह जो हुआ है 1855-56 के समय में हुआ है। वैसा कोई ऑप्शन यहाँ नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को डिनाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 देखिएगा क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। इस चैप्टर को जब हम बढ़ाए हैं 1857 की क्रांति, तो इस चैप्टर को आप लोगों को विशेष रूप से हमने जोर दिया था कि किस क्षेत्र से किस शासक ने नेतृत्व किया है, और उसी का ये एक क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, याद कीजिए, जब हम पढ़ा रहे थे तब आपको इस पर बहुत ही गंभीरता से बताए हुए थे। आप ध्यान दीजिएगा, आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे। ये बात आज आप नोट कर लीजिए, और यदि आप नोट्स में बनाए हुए हैं इस चीज़ को, तो आप उसको एक बार ज़रूर पलट करके देखिएगा। ऑप्शन ये है नाना साहिब, ऑप्शन बी वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी दिलीप सिंह। याद कीजिए आप कि बिहार से किसने नेतृत्व किया था। ये वही महानुभव थे जिन्होंने गंगा नदी में अपने हाथ को काट करके डाल दिया था, बहा दिया था गोली लगने के बाद। ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी स्थिति थी हमारे महापुरुषों की, तब जाकर के आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में छपा है और आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, वीर कुंवर सिंह। कहाँ से थे, बिहार से थे, और मुख्य रूप से आरा पटना ये जो इलाका था यहाँ पर इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था।
अगला क्वेश्चन है आपका, सहायक संधि की व्यवस्था किसने की थी? देखिएगा ऑप्शन है आपके सामने, लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि क्या थी? ये सहायक संधि किस प्रकार से संचालित की गई? सहायक संधि कौन किया था? कितने विस्तार से बताया गया है? थोड़ा याद कीजिए, उस संधि में क्या क्या प्रावधान थे, इसको भी हमने विस्तार से बताया है। क्यों यह संधि अंग्रेजों के लिए लाभकारी साबित हुई, उसके क्या परिणाम निकल कर के आए, तो ये सब सारी चर्चाएं हो चुकी है। देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये देना है कि व्यवस्था किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, जिसको बंगाल का शेर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके बीच कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की अलग अलग समितियां थी जो संविधान बनाने के लिए काम कर रही थी, सबको अलग अलग काम दिया गया था, तब जा कर के आज इतना बड़ा संविधान हम लोगों का बन सका है, जिस पर आज इतने बड़े देश का संचालन हो पा रहा है, आज आज़ादी के लगभग 75 वर्षों बाद भी। तो ऑप्शन आपके सामने है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी सरदार पटेल। सभी किसी न किसी समिति के, जो हमने क्लास में चर्चा की है वो चीज़ को देखिए, सभी कोई ना कोई किसी न किसी समिति से जुड़े हुए थे जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। भीमराव अंबेडकर किससे थे? मसौदा समिति थे, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? क्या पूछा जा रहा है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने, ये नंबर ऑप्शन 1771, बी नंबर ऑप्शन 1772, सी नंबर ऑप्शन 1773, डी नंबर ऑप्शन 1770। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1773 में किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है आपसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किसने किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन है आपके सामने, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आंदोलन से जुड़े हुए भी आपके एक क्वेश्चन ज़रूर रहेंगे, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी। इसने क्या था? गांधी जी ने। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो आपके सामने ऑप्शन है, मार्च 1946, अप्रैल 1945, जून 1942, मई 1945। याद कीजिए कि कैबिनेट मिशन कब आया था, हमने विस्तार से बताया है। तो ये जो आया था मार्च 1946 में आया था। कब आया था? मार्च 1946 में आया था। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई? ऑप्शन है आपके सामने, ये नंबर 1905 लखनऊ, 19 बी है 1906 ढाका, सी है 1907 सूरत, डी है 1909 कोलकाता या कलकत्ता। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आप स्थापना का शहर भी जानते हैं कि कहाँ पर हुआ था, तो भी आप इस क्वेश्चन को ले जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1906 ढाका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितनी रियासतें थी? ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन ये है आपका 562, ऑप्शन बी 563, ऑप्शन सी 564, ऑप्शन डी 654। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 562 रियासतें थी। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, जो है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन दिया गया आपके सामने, ये
1469, बी 1478, सी 1479 और डी, चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं, डी दिया गया है आपके सामने ऑप्शन 1468। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिएगा 1469। 1869 में कौन जन्मे थे आपको पता है, महात्मा गांधी। और 1469 देख लीजिएगा कब हुआ, 1469 में जन्म हुआ गुरु नानक जी का। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। हाल ही में आप गुरु गोविंद सिंह की जयंती को भी मनाए हैं 6 तारीख को, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। पूछा जा रहा है आपसे, किस आत्री को मध्यकालीन आत्रियों का सरताज कहा जाता है या राजकुमार कहा जाता है। देखिएगा मध्यकालीन की बात कर रहा है, यही यदि प्राचीन रहता तो कुछ और आंसर आपको देना पड़ता। तो मध्यकालीन में पूछा जा रहा है और ऑप्शन है आपके सामने, ये टेवनियर, बी इब्न बतूता, सी मार्को पोलो और डी अल्बरूनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्को पोलो, मार्को पोलो। अब पूछा जा रहा है 23 नंबर में कि पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ये है आपके सामने 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 12। तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है। ऑप्शन ए रचनामा, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी ग्रंथनामा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी आया इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे प्रश्नों को कम से कम 2 बार जरूर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर, रज्मनामा। अगला क्वेश्चन है आप सबों के बीच कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है आपका ये रावी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी भोगवा और ऑप्शन डी सरस्वती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पीर का अर्थ, पीर का अर्थ क्या होता है, यानी कि पीर किसको कहते हैं। ऑप्शन है आपका सामने ये ईश्वर, बी गुरु, सी उल्मा और डी मौलवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, बी, जो गुरु हैं उसको पीर कहा जाता है। बारबूसा कहाँ के यात्री थे। ऑप्शन है आपके सामने ये इटली, बी पुर्तगाल, सी फ्रांस रूस और डी फ्रांस। तो ये कहाँ के यात्री थे बताइए, बारबोसा थे पुर्तगाली यात्री। कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई। ऑप्शन ये है आपके सामने 1800, ऑप्शन बी 1812, ऑप्शन सी 1813 और ऑप्शन डी 1850। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1813। कब प्रस्तुत की गई, 1813 में। अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 कि हड़प नीति किसने लागू की थी। हड़प नीति किसने लागू की थी। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। तो ध्यान दीजिएगा किसने लागू किया था हड़प नीति को, लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी। यहाँ पे कोर्ट नहीं, मेरे ख्याल से फोर्ट होना चाहिए। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ऑप्शन ये है कलकत्ता, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है बॉम्बे और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसकी स्थापना की गई थी कहाँ पर, मद्रास में। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और देख लेते हैं कुछ आपके जो अति लघुतरीय प्रश्न हैं वो ये आपको अपने से सॉल्व करना है। मैं जल्दी में थोड़ा पढ़ देता हूँ। देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। शक संवत का आरंभ किसने किया, ये पूछा जा रहा है। नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम लिखिए। इसके बाद सांची के स्तूप की खोज किसने की थी।
और उसका अगला क्वेश्चन है, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना किसने की? सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? और भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? इन सारे प्रश्नों को आपको अपने बुक से या अपने गाइड से खोज करके और आपको कमेंट में इसका उत्तर देना है। इसके अलावे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न और भी हैं जिनको आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है, तो उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। आप भी ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर है 39 जो पूछा जा रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये ज़रूर आप काम कीजिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता जुलता आएगा ही आएगा। इसके अलावे खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? उसका बाद अगला क्वेश्चन है कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं? इसका क्या महत्व है? इसके अलावे कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। संविधान सभा की प्रमुख समितियों का वर्णन करें। किताबुल हिंद पर एक लेख लिखें। महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। और आम लोग विभाजन को किस तरह से देखते थे? ये क्वेश्चन आपको अपने बुक में से पढ़ करके कॉपी में लिखने का प्रयास करना है। इसका उत्तर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं जो किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ने हैं। यहाँ पे आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो आपके सामने जो है, क्योंकि आपको एक कॉपी दे दी जाएगी और प्रश्न का सीट दे दिया जाएगा, तो प्रश्नों के सीट में कभी कभार आप गलती क्या करते हैं कि पूछा 4 प्रश्न जा रहा है और आप ज़्यादा प्रश्न डील करने लगते हैं। तो ये गलती कभी नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि यदि ये गलती आप किए तो आपका समय चला जाएगा और उस प्रश्नों की मार्किंग भी नहीं हो पाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता द्वारा वर्णित डाक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। एक बार जाकर के देखिएगा कि इब्न बतूता ने कैसे डाक व्यवस्था का वर्णन किया है। अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करना है आपको। मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? मैंने बहुत सारे कारणों को बताया है जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। इस चीज़ को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपका बुक आप जैसे पलटिएगा मोहनजोदड़ो की 1000 विशेषताएं आपको देखने को मिल जाएगी। 1857 के विद्रोह की विफलता के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये थोड़ा तार्किक प्रश्न है, या आपको थोड़े तर्क से देने होंगे, इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा जोर देना है इन प्रश्नों को और हैबिट बनाना है लिखने का जोर दे करके, ताकि आप वहाँ पे जाएं और हॉल में जैसे ही यह क्वेश्चन मिले आपका दिमाग क्विक गति से काम करने लगे और आप सटीक आंसर दे सकें। जब प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। और क्वेश्चन नंबर 52, असहयोग आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? वर्णन करें। तो आप जो भी कुछ जानते हैं असहयोग आंदोलन के विषय में वर्णन कर देना है, मगर ध्यान रखना है जो बातें आप लिखिएगा वो असहयोग आंदोलन से ही संबंधित होने चाहिए। तो ये था दोस्तों, आपकी तैयारी ज़ोर शोर से होनी चाहिए। हम इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आप अपने तैयारी को जारी रखिए। वीडियो अच्छा लगे और भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वे भी लाभ ले सकें, और हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, ताकि हमको प्रोत्साहन मिले और मैं इस काम को और भी कर सकूं। साथ ही कमेंट करना ना भूलिएगा। आपकी कमेंट ही हमारे ऊर्जा को बढ़ाते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जोहार।